हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट वीडियो क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स। तो पहला इसमें चैप्टर है रियल नंबर। तो इसमें रियल नंबर में हम वन शॉट नहीं समझ लो कि ये सुपर वन शॉट है, क्योंकि इसमें 1-1.5 घंटे के अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के पूरे एनसीईआरटी मेन बुक्स का जितना भी निचोड़ है, एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके कंटेंट पे कि हम इसके कंटेंट में क्या पढ़ने वाले हैं अंदर। तो हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि रियल नंबर रेशनल होता है, इरेशनल होता है, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिलेगी। अब उसके बाद से हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सेकेंड टॉपिक है। तीसरा, अप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चौथा, क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी बुक के होंगे, एग्जाम्पलर्स के होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ ओलंपियाड वाले क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, बोर्ड लेवल के हैं, बोर्ड लेवल के सारे, बोर्ड लेवल के। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हम इसमें क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में दो प्रॉपर्टी है। पहला यूक्लिड यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा, और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, लेकिन यूक्लिड का जो लेमा है उसको तो हटा दिया गया है ही नहीं हो, तो सिर्फ और सिर्फ हमको इसमें कौन सा एप्लीकेशन पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसमें 4 एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी में सारे के सारे हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गो गाइस, एक नया जर्नी है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आता है पहला, रियल नंबर क्या होता है। इसके बारे में तो हम 11th में पढ़ेंगे, रियल नंबर क्या होता है। बस हम ये जाने कि रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना। तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर का मतलब होता है यदि हम किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में यदि हम उसको लिख पा रहे हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में, लोग कहते हैं a बाई बी, c बाई डी, हम p बाई क्यू बोलेंगे। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी बुक में p बाई क्यू ही दिया है, जहां पर p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, दोनों इंटीजर। और उसके बाद से जो q है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तब p बाई क्यू क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, q नॉट इक्वल टू 0, q यहाँ पर क्या है, डेनोमिनेटर का काम कर रहा है। तो q जो कोई भी नंबर हो तो उसका जो डेनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उस केस में वो रेशनल नंबर हो जाता है। तो भैया देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 है, तो 1 को हम क्या लिख लेते हैं, 1/1 लिख लेंगे। तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, p बाई क्यू के, p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 1, तो ये रेशनल नंबर है। 0 है तो 0/1 भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो, -1 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 3/2, -3/5, 8/-3, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। लेकिन कोई बोले कि क्या 8/0 क्या रेशनल नंबर है, तो नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है ना, मतलब आप नेचुरल नंबर पता है कि 1 से काउंटिंग होती है, इनफाइनाइट तक जाती है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। फिर होल नंबर में क्या होता है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर इंटीजर की बात आती है, इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, यही तो इंटीजर होता है। ये सारे के सारे जो नंबर्स है ना, ये रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, दूसरा नोट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सिलेबस में पिछली बार था, अब ये हटा दिया गया है। तो ये दोनों रेशनल नंबर में ही आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 5/2, 5/2 बोल दिया एग्जाम्पल में, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 2 दूनी 4, तो बस 2.5 आ गया। यानी कि पॉइंट के बाद डेफिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, उसके बाद से क्या हो गया, ये नंबर खत्म हो गया। 2.5 5/2 का आंसर हो गया, यानी कि ये पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट हो गए, टर्मिनेट हो गए।
तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो रेशनल नंबर में आते हैं। अब दूसरी बात है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है? जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 10/3 हो गया। अब 10/3 है, अब इसका जो वैल्यू होता है ये हो जाएगा तुम्हारा 3.333 अप टू सो वन। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 3.3 पे बार। ये 9th में हमने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखने में आता है कि जो 10/3 का जो वैल्यू है 3.3 पे बार हो गया। बार का मतलब हो गया कि वो डिजिट, जिस डिजिट के ऊपर ये बार लग जाता है ना, इसका मतलब कि वो डिजिट रिपीट हो रही है। ये इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ देखो 10/3 एक रेशनल नंबर है जिनकी p/q के फॉर्म में लिखा गया है। p और q दोनों इंटीजर हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है। यही चीज ऊपर वाले एग्जांपल में भी लागू हो रही है। 5/2 ये भी एक रेशनल नंबर है। तो देखने से लग रहा है ना कि रेशनल नंबर में क्या आ सकते हैं? नेचुरल नंबर आएंगे, होल नंबर आएंगे, इंटीजर आएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए आगे इरेशनल नंबर के बारे में। अब इरेशनल नंबर क्या है? तो भैया देखिए, यदि कोई नंबर है p/q के फॉर्म में हमने लिखा उसको, ठीक है ना। अब जहां पर p और q इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, ध्यान में रखना p और q इंटीजर नहीं है यहाँ पे। और रेशनल में क्या था? p और q दोनों इंटीजर थे कंडीशन में। और दूसरी बात q नॉट इक्वल टू 0 है, वहां भी q नॉट इक्वल टू 0 था। अब क्योंकि देखो यदि डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो कोई नंबर रहा ही नहीं। जैसे मान लो हो गया, कोई भी हो गया, मान लो कि हो गया √10/0 हो गया, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया ना फिर, ये तो इनफाइनाइट हो गया ना फिर। ये कोई नंबर कहाँ रहा? इनफाइनाइट को नंबर थोड़ी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होगा और p और q इंटीजर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, √2 हो गया। √2 क्या है? अरे भैया √2 जो है इसकी वैल्यू होती है 1.4, 1.4 होती है, 414 होती है। तो ये तो डेसिमल में नंबर आ गया भैया, डेसिमल में आया कि नहीं आया? अब डेसिमल जो होता है, नहीं होल नंबर होता है, नहीं नेचुरल नंबर होता है, नहीं क्या बोलते हैं, नहीं इंटीजर होता है। इंटीजर तो नेगेटिव, नॉन नेगेटिव और 0 होता है, ठीक है। तो भैया ये जो है नंबर, वैसे भी 1.4 जो है ना, जो √2 का ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर है। अब ये है ये 2 जो है यहाँ पर रेशनल नंबर हो गया और √5 जो हो गया इरेशनल नंबर हो गया। यदि किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ ऐड किया जाता है उस केस में क्या हो जाएगा? इरेशनल ही होगा, ठीक है ना। अब इरेशनल में इरेशनल को घटाएंगे तो इरेशनल ही आएगा। जो पाई होती है ना, पाई, इसी को मानते हैं इरेशनल, ठीक है, पाई। लेकिन पाई की वैल्यू जो है उसको हम क्या मानते हैं? रेशनल मानते हैं, क्योंकि जो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब ये क्या? ये रेशनल है। कौन सा? 22/7 रेशनल है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा गया है। p और q दोनों 22 और 7 दोनों इंटीजर है। अब इसका जो डिनोमिनेटर 7 है, क्या है? 7 है भाई, 0 तो है नहीं। तो सब कुछ फॉलो कर रहा है। तो 22/7 क्या हो गया हमारा? रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो हमने अभी पहला पड़ाव पार किया। पहले पड़ाव में था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जानना, हम जान गए। अब दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो दो प्रॉपर्टीज दी गई है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं, जो सिलेबस में नहीं है भैया। और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम प्यार से बोलते हैं फटा, FTA, फटा, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है, ठीक है। देखो बीच बीच में मैं कोई बकवास बातें नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमको जल्दी खत्म करना है, ठीक है ना। चलते हैं अभी, कम समय में ज्यादा चीज है, वन शॉट वीडियो बेटा। थ्योरम क्या बोलती है कि हम हर एक कंपोजिट नंबर को, सब कुछ देसी भाषा में बताऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आए। तो किसी भी हर एक कंपोजिट नंबर को हम किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम,
तो यानी कि एग्जाम्पल से देखते हैं भैया। एग्जाम्पल में क्या बोलता है, देखो जैसे कि मान लो 253 है, 253 को क्या करते हैं हम 11 × 23 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कंपोजिट नंबर बोला है कि ये किसी भी कंपोजिट नंबर को हम किस में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। तो 253 क्या है, आगे भाई 253 जो है ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 1 भी इसका फैक्टर होगा, ये खुद अपना फैक्टर होगा, प्लस प्लस 11 भी है और 23 भी है, ये भी 4 फैक्टर हो गए। तो कंपोजिट नंबर उसे बोलते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इनके तो 4 हो गए, है कि नहीं है, 253 का 4 फैक्टर होगा, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है। अब इस कंपोजिट नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, 11 × 23। अब यहाँ देखो 1771, इसको हम 7 × 11 × 23, देखो इसके 3 प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में हमने कन्वर्ट किया। अब ये नंबर जो है इसको हम 1 2 3 4 5 प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू आया। सिमिलरली ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा बेसिकली कि हर एक कंपोजिट नंबर, इतने जितने भी है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब हर एक कंपोजिट नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर दिए, किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोल रहा है, दूसरी बात बोल रहा है, आगे चलते हैं, द फैक्टर्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। और दूसरी बात ये बोला कि भैया जो प्राइम फैक्टर इसके जो बनाए हो, जैसे यहाँ पर है 253 को 253 इसका प्राइम फैक्टर 11 है और 23 है, तुम 11 × 23 लिखो या 23 × 11 लिखो, बात है बराबर भैया, ठीक है ना। अब नोट में देख लेते हैं, नोट लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 4 होता है भैया, 4 होता है, क्योंकि देखो इससे पहले 3 है, 3 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3, 2 है, 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2, ये दोनों प्राइम होगा ना भाई। अब 1 क्या है, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। अब बचता कौन है, इसके जस्ट बाद 3 के बाद 4, 4 में क्या है, 4 का 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर, यहाँ 3 फैक्टर हो गए। अब किसी भी नंबर का 3 फैक्टर हो गया, इसका मतलब कंपोजिट नंबर है ना, 3 कंपोजिट नंबर है। अब देखिए यहाँ यानी कि 4 जो है लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। अब इसने बोला, अब सेकेंड जो नोट है कि हम एवरी कंपोजिट नंबर को कैन बी रिटन, राइट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम। अच्छा प्राइम नंबर में तो हम लिख रहे हैं, प्राइम नंबर में लिखा, ये भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा, ये भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा, ये भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा, लेकिन जो नंबर्स बार बार रिपीट हुए हैं उसको हमने क्या करा, पावर में लिख दिया। यहाँ देखो यह नहीं लिखा, तो पावर में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें यूनिकनेस नहीं है, ठीक है। यूनिकनेस ये है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, ये बहुत यूनिक वाली बात है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं भैया, 8 स्लाइड आ जाओ। अब इसमें थर्ड है, अब एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, एफटीए का। तो पहला है कि हम प्राइम फैक्टर पता करते हैं, प्राइम फैक्टर। अब हम फैक्टर ट्री से ही पता कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 5313, इसको ऐसे भी पता कर सकते हैं। देखो ये हमने बचपन से सीख रखा है, देखो 3 से डिवाइड किया कितने बार में गया, 1771, इसको फिर 7 से डिवाइड किया कितने बार में गया, 253, इसको 11 से डिवाइड किया आया 23, ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो फैक्टर ट्री है भैया, और ये हमारे सिलेबस में है भी, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टर पता करते हैं। और देखो पहला एप्लीकेशन ये था, वहां भी क्या था, अब इसका दूसरा एप्लीकेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ देखिए दूसरा है कि एलसीएम और एचसीएफ पता करते हैं टू
पॉजिटिव नंबर का। ये पॉजिटिव नंबर क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं इसको, टू पॉजिटिव इंटीजर या टू पॉजिटिव नंबर। क्योंकि एफटीए जो होता है पॉजिटिव नंबर्स का ही क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, निगेटिव नंबर का प्रॉपर्टी नहीं होता ये। अब देखो यहाँ पर बोलता है ये कि एलसीएम और एलसीएफ कैसे पता करने वाले हैं। मान लेते हैं कि ए और बी दो नंबर है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए और बी का एचसीएफ क्या होगा? ए का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे, बी का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे ना, हम करेंगे ये प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ए और बी के जो हम प्राइम फैक्टर निकाले हैं, सबसे पहले हम उसमें कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन कौन सा है फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर में देखेंगे कि दोनों में से किसका स्मॉलेस्ट पावर है, जिसको जो स्मॉलेस्ट पावर होगा उसका हम प्रोडक्ट लेकर आंसर निकालेंगे, वही हमारा हो जाएगा क्या? एचसीएफ। इसको एग्जांपल से समझेगा ना, मजा आएगा वहां, ठीक है। अब एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में यही होगा कि मान लो ए और बी दो नंबर है। अब उन नंबर के क्या करेंगे ना, ए का हम प्राइम फैक्टर निकाला, बी का भी प्राइम फैक्टर निकाला, फिर हमने क्या करा? प्रोडक्ट किया। किसका प्रोडक्ट किया भैया? द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। फिर मैंने देखा कि ए और बी में जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, अलग अलग कितने प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है, और फिर जो अलग अलग जितने भी हैं उनका पावर देखा, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर होगा हो, जो हाईएस्ट पावर का उसको चूज कर लिया, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब उसका प्रोडक्ट किया, फिर आंसर निकाला, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अभी भी यदि समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझ के देखिए। जैसे, अरे यार कहाँ गया, देखो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि नंबर ए है 96, बी है 404, तो हमको इसको एचसीएफ और एलसीएम पता करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, तो 96 का प्राइम फैक्टर निकाला तो आया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3, यानी कि 2 के पावर 5 इंटू 3, और 404 का आया हमारा 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू 101, तो आ गया 2 स्क्वायर इंटू 101। अब इसमें क्या हुआ ना कि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। अब एचसीएफ में क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो भैया कॉमन ये आया, दोनों के प्राइम फैक्टर में ये कॉमन आ गया। अब इस जो कॉमन होगा ना, उसमें देखेंगे कि भैया कि स्मॉलेस्ट पावर किसका है, तो स्मॉलेस्ट पावर इसका है, इसको लिख लिया यहाँ पे। अब 2 स्क्वायर की 2 इंटू टू इक्वल टू 4, और हो गया आपका एचसीएफ। अब समझ में आ गया होगा। अब दूसरा बात है, अब एलसीएम निकालने की बारी। अब एलसीएम में हम क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए एलसीएफ में क्या करेंगे हम, एलसीएम में अब बोला कि इसमें कितने प्राइम फैक्टर हैं दोनों को मिला के 96 और 404 में, जो अलग अलग है। तो देखो यहाँ पर 2 है, 3 है, 101 है, ये तीन ही फैक्टर तो इन्वॉल्व है इसमें अलग अलग, ठीक है। अब 2 का जो हाईएस्ट पावर है उसको चूज करो, 2 का हाईएस्ट पावर ये हो गया, ये वाला हो गया। अब 3 का हाईएस्ट पावर ये है, ये भी हो गया। अब 101 का हाईएस्ट पावर ये भी हो गया। अब इस तीनों का मल्टीपल कर दो, आ गया तुम्हारा आंसर एलसीएम। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। अब तीसरा है, इसका एक फॉर्मूला है कि यदि दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसके उसके एलसीएम एलसीएम को उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे ना, किसके बराबर होगा? उन दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा। कैसे? सोच के देखो, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ निकल गया। यहाँ देखो एलसीएम यहाँ करके भी देखते हैं हम इसको। एचसीएफ है कितना? 4 है। एलसीएम कितना है? ये 96 आएगा, 96 आएगा ना। हाँ, अब हो गया 9696, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा? इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये कितना आएगा? ये इतना आएगा, देखो ये आएगा 96 इंटू इंटू 404, करके देखो यार, आएगा देखो।
इसका आ जाएगा तुम्हारा फोर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 6 चौके 24 के 4, हाथ में आया 2, कैरी 2, 9 चौके 36 37 38 के 8, 3, 6 चौके 24 3 27 के 2, 27 के 7, कैरी 2, 9 चौके 36 36 2 38, 38,784 आया। इसका कितना आएगा, उसका भी इतना ही आएगा, 38,784। ठीक है, आया कि नहीं आया। अब देखो, ये तो एक पहला तुम्हारा मेथड हो गया जिससे हम एचसीएफ और एलसीएम पता कर सकते हैं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने में ना दिमाग की दही हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए एक दूसरा तरीका है। यदि कितना सिंपल था एचसीएफ निकालना, लेकिन एलसीएम निकालना बहुत कठिन है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एलसीएम इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर अपॉन डिवाइडेड बाई एचसीएफ। ठीक है, देखो यहाँ पे सेकेंड मेथड में यदि एचसीएफ 2 है, 2 नहीं था 4 था, 4 था ना एचसीएफ, अरे यार एचसीएफ 4 था। मान लेते हैं कि यहाँ की एचसीएफ 4 है, चार दुनिया 8, हाँ सब सही है, 4 दुनिया 8, 4 चौके 16 सही है। एचसीएफ 4 है तो एलसीएम निकालने की क्या हो जाएगा कि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन अपॉन एचसीएफ, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ देखो एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। इससे हम निकाल सकते हैं, आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एबव फॉर्मूला था, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। यदि 3 पॉजिटिव इंटीजर आ गए ना तो उसके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होने वाला है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, अब बहुत ही लेंदी है, दिमाग खराब हो जाएगा उस फॉर्मूला को देखेंगे तो। ठीक है, एनसीईआरटी का जो बुक है उसके समरी में दिया हुआ है, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, और जो तीसरा जो चीज आती है इसमें, टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर। किसी कोई भी नंबर हो, कितना भी जैसे मान नंबर हो, यहाँ पर नंबर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 का पावर n। ठीक है, कोई भी नंबर हो, उस नंबर का यूनिट डिजिट पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। अब इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना हमेशा आते रहते हैं यहाँ से। ठीक है, कई बार आया हुआ है। अभी जो क्वेश्चन करेंगे ना प्रीवियस ईयर का, उसमें 2-3 क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, वहां उसको अच्छे से करेंगे। पहले हम इसको समझने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, एक नंबर है जो 6 का पावर n है, यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। बोल रहा है क्या ए 6 का पावर n की जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा। यदि 0 होगा तो क्या n कोई ऐसा कोई नेचुरल नंबर है, देखते हैं भैया है कि नहीं है। यहाँ देखिए, मान लेते हैं अब क्या है कि यदि 6 का पावर n 0 से एंड होता है तो उसमें क्या होगा, इसका मतलब ये कि जैसे मान लो कि 2 0 है, 20 है, 20 में यूनिट डिजिट 0 है, इसमें क्या पता चलता है कि क्या यह 5 से डिवीजन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, इसका मतलब 6 के पावर n जो नंबर है वो 5 से डिविजन होना चाहिए, यानी कि 5 6 के पावर n का फैक्टर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर। लेकिन जब हम इसका फैक्टर करते हैं ना, वो आता है 2 इंटू 3 का पावर n, यानी कि 2 और 3 इसमें 2 ही फैक्टर नजर आते हैं हमें, 5 तो नजर ही नहीं आ रहा है। जब 5 नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो 6 का पावर n का जो वैल्यू आने वाला है n इक्वल टू किसी भी नेचुरल नंबर के लिए वो 0 नहीं आएगा। समझे बात को, समझे कि नहीं समझे, कि यदि इसका 5 जो है ना फैक्टर ही नहीं है, यहाँ 2 और 3 फैक्टर है, जब 5 फैक्टर ही नहीं है तो भाई 6 का पावर n का जो वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 6 के पावर n के पास केवल 2 और 3 एज फैक्टर है, 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0। समझे कि नहीं।
अब देखो यहाँ पे, अब चौथा चीज आता है इसमें कि हम जब इरेशनल नंबर को प्रूफ करते हैं कि √3 प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में वन शॉट है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट जल्दी जल्दी से रिवीजन के मोड में हूँ मैं। ठीक है, नहीं तो इसको समझाने के लिए बताने के लिए बहुत मजा आता है ना। अपेंडिक्स में बहुत सारा चीजें दी गई हैं, लॉजिकल वाली चीजें दी गई हैं, कंट्राडिक्शन, बहुत सारे थ्योरी दिए गए, मैथमेटिकल टूल दिए गए हैं। हम मैं इसको भी इसमें पढ़ाता हूँ, लेकिन ये वन शॉट है इसलिए इसको मैं स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, जो इरेशनल नंबर को प्रूफ किया जाता है ना, वहां भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज किया ही जाता है। सिर्फ उसमें एक थ्योरम है 1.3 एनसीईआरटी में कि इस थ्योरम का भी यूज किया जाता है। ऐसे लेट पी बी ए प्राइम नंबर, मैंने बोला कि एक एग्जांपल से लेते हैं इसको। जैसे मान लो क्या करूं, 6² लेता हूं, अरे लेते हैं 2। ठीक है, अब मैंने बोला कि 2 जो है, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6² कर लिया। इसमें मैंने बोला 2 इज द फैक्टर ऑफ 6², देन 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 6। मैंने ये तो बोला, क्या बोला मैंने बोला कि जो 6² नंबर है, इसमें 2 से डिविजिबल, 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 6² का फैक्टर है, इसलिए 2 6 का ही फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो थ्योरम यही बताती है कि कोई नंबर p है, p को 2 मान लो, इज ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है इफ p डिवाइड्स a² की जगह 6² मान लो, यहाँ लिखो इफ 2 डिवाइड्स a², 6², देन 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स a। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि if 2 is the factor of 6², then 2 is also the factor of the 6। नहीं समझ में आया? तो नहीं समझ में आया, एक मिनट रुको। अब देखो, इसको मैं ऐसे करता हूँ, आ गया। यहाँ देखो, 2 if 2 divides 6², then 2 also divides 6। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर यदि 6² में 2 से डिविजिबल हो जाता है, तो 6 भी तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, कि नहीं हो रहा है? वाह, ऐसे मान लो, तो थ्योरम ही तो यही बोल रहा है कि यदि p कोई प्राइम नंबर है और p a² से a² में डिविजिबल हो जा रहा है, तो p डिवाइड p, अब चौथे पे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, टू प्रूफ इरेशनल नंबर। अब किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए कि वो इरेशनल है, तो हम एफटीए का यूज करते हैं। उसमें एक थ्योरम है, थ्योरम ये बोलती है कि यदि p कोई प्राइम नंबर है एंड इफ p डिवाइड्स a², यदि a² में p से डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये है कि a में भी डिवाइड करने से p डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर p एक प्राइम नंबर है और a क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। समझे? एग्जाम्पल में समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हो गया, यदि 6² में 2 से डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये है कि 6 में भी 2 से डिवाइड करने पर डिवाइड
हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरम का लॉजिक यही है। इस लॉजिक का हम यूज कैसे करते हैं, इसको हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, समझे कि नहीं? तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे, मजा आएगा इसमें, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन में चलते हैं फिर। और इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 2024, 2023, 2020, 2018, 19 इन सब के हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। अब कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे जो आ सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है आने की, वहां भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो यहाँ हुआ हमारा पहला क्वेश्चन जो गिरा, वो हो गया 2024 का। तो इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो इसने बोला कि HCF ऑफ टू नंबर 2520 एंड 6600, इसका है 40। HCF दे दिया है 40, गिवन क्या है HCF 40 है, ठीक है। और एलसीएम दे रखा है कितना, एलसीएम 252 इंटू के। तो हमें पता क्या करना है, के की वैल्यू पता करना है। तो हमें तो पता है ना, एक फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला है कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, टू नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर देखो 40 इंटू 252 के इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, नंबर हो गया 2520, ये नंबर है 6600, ये है। तो के की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारी 2520 इंटू 6600 अपॉन 40 इंटू 252। अब यहाँ हम क्या करेंगे भैया कि ये देखो, जीरो से जीरो कट गया, और ये 252 से 252 कट गया, ये 4 टाइम में ये कट गया, कितना आ जाएगा आंसर के की वैल्यू, 4 1 जा 4, 26, 4 6 के 24, 4 5 20, 0, ये आ गया 1650, इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना, जो दो पॉजिटिव इंटीजर हो, एलसीएम और एचसीएफ कैसे उनसे रिलेटेड होते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर और सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कि ये सीबीएसई का क्वेश्चन ये भी है, 2024 में आया था। इसने बोला कि P और Q दो नंबर हैं, P की वैल्यू भी दे रखी है, P इक्वल टू है 18a स्क्वायर b का पावर 4, Q की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम P स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी का पावर 4, पावर में लिख लिया। इसको भी पावर में लिखो, 5 चौके 20, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू ए का क्यूब इंटू बी स्क्वायर, हमने लिख लिया इसको। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू। अब एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है कि हम प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें कितने नंबर हैं जो इन्वॉल्व हैं दोनों में, कितने नंबर जो प्राइम नंबर्स हैं जो दोनों पी और क्यू में इन्वॉल्व है। तो 2 है, कौन कौन से नंबर है देखते हैं, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, ए है और बी है, ये 2 2 4 5 नंबर इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये पांचों नंबर का हम प्रोडक्ट करने वाले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी, कर लिया प्रोडक्ट। अब हम जो प्रोडक्ट किया ना, अब हर एक नंबर का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उसका प्रोडक्ट करते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, पावर 2 है, तो यहाँ 2 लगा दो। 3 का पावर 2 है, 5 में 1 है, ए में 3 है पावर, बी में पावर 4 है। देखो ये आ गया, 2 दूनी 4, 3 3 9, 50 25, 4 गुणे 9 गुणे 5 गुणे ए क्यूब इंटू बी और 4, इसको 5 के 20 और 9 दूनी 18, 180, ए क्यूब बी का पावर 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में ये है, ये भी सीबीएसई 2024 का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये पेयर ऑफ इरेशनल नंबर व्हिच प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। अच्छा, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है, बोल रहा है कि वो रेशनल आने वाला है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन में आया था, ठीक है।
तो जब हम ए ऑप्शन की बात करते हैं तो √16 जो है ये कितनी है, 4 × 4, ये तो बाहर निकल गया 4, ये तो रेशनल हो गया, ये इरेशनल का प्रोडक्ट बोल रहा है, ये हो गया 4 √4, इसका मतलब ये हो गया 2 × 2 अंडर रूट में, तो ये बाहर निकल जाएगा 2, तो ये रेशनल इरेशनल है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। दूसरा ऑप्शन देखो, √5 और √2, √5 भी इरेशनल है और √2 भी इरेशनल है, इसको जो प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 रेशनल है, नहीं ये भी नहीं होगा, नॉट रेशनल। सी में देखो, ये √3 ये इरेशनल है, इंटू √27, इसको हम लिख सकते हैं, √27 को √3 लिख सकते हैं, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 3 × 3 = 9 आ गया, ये रेशनल है, यानी कि दो इरेशनल का ये दोनों क्या है, इरेशनल है, दो इरेशनल का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए, इसका मतलब कि थर्ड जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2024 में ही आया था। अब इसने बोला कि दो नंबर है 65 है और 104 है, इसका जो HCF दे रखा है वो 13 है। ठीक है, HCF ऑफ 65,104 13 दिया है, और LCM कितना दे रखा है, LCM दे रखा है 40x, तो बताना भैया x की वैल्यू, ये तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ऐसे ही है, HCF इंटू LCM इक्वल टू 65 इंटू, यहाँ बोल सकते हैं LCM इंटू HCF इक्वल टू 65 इंटू 104, तो LCM कितना है 40x, HCF कितना है 13, हो गया कितना 65 इंटू 104, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 65 इंटू 104 अपॉन 40 इंटू 13, ठीक है, कितना ही आएगा ना, 40x है क्या, एलसीएम, ये ऐसे कर लो, या इसको दूसरा मेथड भी, दूसरा मेथड क्या है ना कि दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम फाइंड आउट करो दोनों का, 65 और 104 का, उस एलसीएम को क्या करो, इक्वेट कर दो 40x के बराबर, और x की वैल्यू निकाल लो एलसीएम अपॉन 40, ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड ये होगा, ठीक है, और यहाँ से हम क्या, 13 × 5 = 65, 5 × 8 = 40, हो गया तुम्हारा 8 है, 8 8 3 × 24 13, यानी कि x की वैल्यू 13 यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, आप तो ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम निकालिए 65 और 104 का, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा कर ही लेते हैं ना भाई, 65 और 104, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, तेरे बच्चे 65, 24, 8 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम में जाएगा ये, और ये 8 आ गया, 8 2 8 बचे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 13 इंटू 5 इंटू 8, हो गया। अब यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे ना, क्या था, एलसीएम अपॉन क्या था, 40 था, चलो 13 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 40, अब यहाँ जो 8 × 40 है, ये दोनों किससे कट जाएगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है ना, उससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये देखो, अब इसने बोला फिफ्थ क्वेश्चन ये है, फिफ्थ क्वेश्चन ये है ना, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ, तो बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, इसमें बताना नहीं है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है ना, उसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता क्या है, देखो
इसको देखो 2 होता है, ये सबको पता होगा। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर हो गया तुम्हारा 5 6 7 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम दोनों का निकालना है। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम पता करना है, एलसीएम ऑफ 2,9। देखो एलसीएम तो इसका निकाल ही लोगे, लेकिन एग्जामिनर पूछना क्या चाहता था, क्या आप स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर आपको पता है कि नहीं पता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पता है कि नहीं पता, ये पूछना चाहता है एग्जामिनर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इनका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, सबका फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद से जो हाईएस्ट पावर होगा, जितने भी नंबर होंगे जो इन्वॉल्व होंगे इस फैक्टर में, प्राइम फैक्टराइजेशन में, उनका जो हाईएस्ट उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे 28 है, तो हो जाएगा 2² इंटू 7, 44 है, तो हो जाएगा 2² इंटू 11, 132 है, तो हो जाएगा आपका 66, तो हो जाएगा 23, 2 दूनी 4, 3 12, 12 मार्च के बाद 96 120 इंटू 11 हो गया है, इसको बोल सकते हैं हम 2² इंटू 3 इंटू 11। तो फिर एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 28,44 अपॉन 132, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ना कि इसमें कितने नंबर है जो इन्वॉल्व है, तो इन्वॉल्व में जब देखते हैं ना हम इसमें, तो इसमें नंबर इन्वॉल्व कितने हैं, 2 है, 3 है, 7 है और 11 नंबर, 11 है। चार ही नंबर तो इन तीनों में फैक्टर इन्वॉल्व है, 2 है, 7 है, यहाँ 2 है, 11 है, 2 है, 3 है, 11 है, चलो कितना नंबर। तो अब इसको मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब हम क्या करेंगे ना कि भैया इनका जो हाईएस्ट पावर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, हाईएस्ट पावर से, और जो एचसीएफ जब निकालते हैं ना उसका लोएस्ट पावर लेते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना बच्चों। चलो जो 2 का पावर हाईएस्ट है, यहाँ पे वो 2 है, यहाँ भी 2 है पावर, यहाँ भी 2 है पावर, तो 2 ही लेंगे। 3 में देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, एक ही 3 है और पावर 1 होगा। चलो 7 एक ही है भैया, 11 2 का फैक्टर है लेकिन पावर 1 ही है। फैक्टर देखो तीनों में होना जरूरी नहीं है, एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि भैया कितने नंबर हैं जो तीनों में क्या है इन्वॉल्व हैं, अलग अलग नंबर, डिस्टिंक्ट नंबर। यहाँ देखो 4 3 12, 12 7 84, गुणे 11, 11 चौके 44, कैरी 4, 88, 88 4 92, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 13, अब ये क्वेश्चन देखो, ये देखो मैंने बोला था कि यूक्लिड वाला जो लेमा है उसको पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ सकते हो यार, मान लो पता नहीं कब क्या कर दे सभी लोग, ठीक है, कैसा क्वेश्चन दे दे, तो उसको पढ़ भी लेना। लेकिन उसमें एक इन्वॉल्व क्वेश्चन है, उसको मैं एक बार देख लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बोला है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है, अब 281 में डिवाइड करते हैं और 1249 यानी 1249 में भी डिवाइड करते हैं सेम नंबर से। तो जब डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आता है 5 आता है, जब 280 से डिवाइड कर 81 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है रिमाइंडर, और जब 1249 से डिवाइड, यहाँ पर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नहीं है, ग्रेटेस्ट है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है, ठीक है। जब भी ग्रेटेस्ट की बात की जाए ना तो हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि भैया इसमें एचसीएफ होने वाला है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। यदि कोई नंबर है, मान लेते हैं कि यहाँ देखो, यहाँ 20 है, 20 में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 6 प्लस 2। ये 2 क्या है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है। तो यानी कि हमने 3 से डिवाइड करा 20 में, तो रिमाइंडर आया 2। ठीक है, यदि 2 को 20 में से माइनस कर दिया हमने तो क्या होगा, क्या होगा कि भैया जब माइनस कर देंगे, यहाँ देखो ने माइनस कर दिया, तो माइनस करने पर हो जाएगा हमारा कि ये 18 हो जाएगा, 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी यही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। तो 281 में से माइनस करेंगे हम 5, रिमाइंडर आ रहा है ना, 5 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 276। ठीक है, अब उसके बाद से करेंगे हम 1249 में से हम 7 माइनस करने वाले हैं, तो 7 आएगा 1242 आएगा। अब हम क्या करेंगे ना कि 276 का एचसीएफ फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, तो कितना आएगा देखिए यहाँ पे 276 हो जाएगा आपका, 2 से करो, 2 2 2 3 6 8 8 आ गया यहाँ, 2 6 या 12, 3 से 3 2 जा 3 3 जा, तो ये आ गया हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 23, ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि 1242 है ना, 1242, इसका भी फैक्टराइजेशन करते हैं। 1242, 6 2 1, एक इसे 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये जाएगा किससे, भी 3 से जाएगा, 3 6 के 18, 9 27, ये भी 3 से, 3 2 या 6, 3 3 9, तो हो गया 1242, इसकी आ गई तुम्हारी 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 23। अब हम एस सी एफ करेंगे, एस सी एफ क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। तो इसमें है कॉमन नंबर देखा जाए 2 3 और 23 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन नंबर हो जाएगा 2 3 23, मतलब कॉमन 2 3 23 सब है। क्या था इसमें, 2 स्क्वायर 3 इंटू 23। तो 200 ना था यार, 276। ऐसे पे देखो, ये हो जाएगा हमारा, ये कॉमन है, ये सारे के सारे कॉमन है। तो स्मॉलेस्ट जो पावर होता है कॉमन नंबर्स का, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कॉमन नंबर्स, तो उसका हम मल्टीपल लेते हैं। तो हो गया तुम्हारा 2 इंटू 3 इंटू, ये 3 क्यूब है लेकिन यहाँ पर 3 है तो कॉमन 3 होगा, 3 का पावर वन, 223, 3 दूनी 6 बड़े 23, तो हो गया हमारा 6 3 18, कैरी 1, 6 दूनी 12 13, 129, ये नंबर है 138। ये सबसे बड़ा नंबर है जिसमें हम 276 और 1292 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आने वाला है, क्योंकि हम 2 यहाँ पर जो रिमाइंडर जो आने वाला था उसको क्या किया हमने, पहले ही माइनस कर दिया। ठीक है, तो आंसर इतना आने वाला है। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए जो अदर क्वेश्चन है उसको इसमें सॉल्व करते हैं। जैसे क्या हुआ, अब ये 2023 में क्वेश्चन आया था, अब 2024 में जो क्वेश्चन जितने आए हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब 2023 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसने बोला कि दो नंबर हैं, नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है, नंबर्स को नहीं दिया गया है, बोला कि दो नंबर का जो रेशियो है 2:3 है, इसका एलसीएम दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है ना, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम 180 दे रखा है और एचसीएफ पूछ रहा है।
तो हम नंबर्स को पहले डिटरमाइन करेंगे। भाई नंबर क्या था, नंबर नहीं पता रहेगा तो भाई हमको क्या पता चलेगा, एचसीएफ भी पता नहीं चलने वाला। तो लेट फर्स्ट नंबर भी 2x, देन सेकेंड नंबर कितना होगा 3x हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम दे रखा है ना। अब सोच के देखो, 2x का जो फैक्टर होगा 2 इंटू एक्स होगा, 3x का जो फैक्टर होगा 3 इंटू एक्स होगा। अब इन दोनों नंबर का जो एलसीएम हम निकालेंगे 2x और 3x का, कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यानी कि 6x, 6x आएगा। अब 6x हम एलसीएम निकाल लिए, तो इसका एलसीएम दिया कितना है 180। इसके इक्वेट कर देते हैं इसको। जब इक्वेट करेंगे हम तो यहाँ पे कि 6x इजिकल टू 180, तो x इजिकल टू हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो आ जाएगा कितना 2x इक्वल टू 2 इंटू 30 इक्वल टू 60, और सेकेंड नंबर आएगा 3x इक्वल टू 3 इंटू 30 इक्वल टू 90। अब नंबर पता चल गया, अब एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ ऑफ 60,90 कितना हो जाएगा कि दोनों नंबर का मल्टीपल करो, और जो एचसीएफ एलसीएम आया हुआ है 180 जो दिया हुआ है उसको हमने कर दिया यहाँ पर 9 दूनी 18 30, यानी कि एचसीएफ आ गया 30। ठीक है, तो ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर, अब ये है 2021 में सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं कि n कोई नेचुरल, ये है सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये है नंबर 2 इंटू 5 के पावर n प्लस 6 का पावर n। यहाँ पर n जो है एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, n जो है नेचुरल नंबर है। अब देखो हमें पता करना है कि इसका जो यदि n नेचुरल नंबर है तो जो इसका वैल्यू आएगा उसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा वो क्या होगा। ठीक है ना। अब सोच के देखो, यहाँ पर n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का मतलब होगा 1 होगा या 2 होगा या 3 4, इसमें से अप टू 7 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि कि 5 का पावर n होगा तो इसका जो फर्स्ट डिजिट होने वाला है वो हो जाएगा हमारा 5 ही होगा। और 6 का पावर n है, यदि n नेचुरल नंबर है तो उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो भी क्या होगा 6 ही होगा। देखो 6 का पावर 1 इजकल टू 6, 6 का पावर 2 इजकल टू 36, 6 का पावर 3 इजकल टू 36 के 6 में 3 6 18 21। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है। अब तुम 5 में देखो ना, 5 5 स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, तो 5 आ रहा है यूनिट डिजिट। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होने वाला है कि इसका जब यूनिट डिजिट हम पता करेंगे तो यूनिट डिजिट ऐसे बैठेगा 2, सबको यूनिट डिजिट यहाँ रख दो। 5 के पावर में यूनिट डिजिट 5 होगा, 6 के पावर n में यूनिट डिजिट 6 होगा, तो आ जाएगा तुम्हारा 6 5 11 11 दूनी 22 22 आ गया, यानी कि ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट। समझे कि नहीं, समझ तो आई होगी। अब यहाँ देखिए, इसको प्रूफ करना है। 2023 सीबीएसई में क्वेश्चन आया था कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, इसे प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसको रट्टा ही मार लेना क्योंकि ये पक्का आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके सॉल्यूशन में क्या है कि देखो हमको पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करते हैं ना, मान के चलते हैं शुरुआत में कि √5 जो है रेशनल नंबर है। अब इसका तरीका ये होता है कि मान के चलते हैं कि ये रेशनल नंबर है, जब जैसे जैसे प्रूफ करते जाते हैं फिर हमको पता चलता है कि भैया हम जो माने थे वो तो गलत है, ये तो इरेशनल नंबर है। सिर्फ इतना ही करना है इसमें, लेकिन कैसे उसको राइट करेंगे उसको देखते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप है, उसमें हम लिखेंगे लेट √5 be a रेशनल नंबर। पहला स्टेप में हमने ये कर दिया, रेशनल नंबर है। अब दूसरा स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि यदि ये रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर के डेफिनेशन में इसको आना चाहिए, वो रेशनल नंबर के डेफिनेशन को फॉलो करेगा। इसलिए
कि √5 इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन Q अकॉर्डिंग टू रैशनल नंबर डेफिनेशन, जहां पे क्या होगा P और Q जो होगा P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड हटाओ यार, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड अब लगेगा एंड P Q R को प्राइम। अच्छा, को प्राइम का मतलब होता है कि देखो इसे मान लेते हैं 2 और 3 क्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्यों है, क्योंकि 2 और 3 में एक ही कॉमन फैक्टर है 1। जैसे 5 और 6 हो गया, तो 5 और 5 6 नहीं हुआ, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। हो गया तुम्हारा जैसे कि 5 और 11 हो गया, तो ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम क्यों है, क्योंकि इनका एक ही फैक्टर, दोनों नंबर प्राइम है और को मतलब साथ साथ दो हैं, और दूसरी बात इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कोफैक्ट। अब हमने बोल दिया ऐसा हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में करेंगे इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे √5 इक्वल टू P अपॉन Q, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो यदि कोई इक्वेशन हो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, यदि दोनों साइड पूरे नंबर का स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो इक्वेशन बदलता नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5Q इक्वल टू Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा ना। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हम क्या पता लगाएंगे कि जो 5 है, 5 P स्क्वायर का फैक्टर है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कि 5, यहाँ देखो लिखते हैं इसका रीजन, लिखते हैं इसमें एनालिसिस। 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स P। ये क्या चीज है भैया, ये भैया है थ्योरम 1.3 है, ये एनसीईआरटी का थ्योरम है, थ्योरम 1.3 यही बोलता है ना। हम बोले थे जब फोर्थ वाला था, जब इरेशनलिटी प्रूफ करने में इसका काम आएगा, उसमें हम बताए थे आपको। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखते हैं, अब हो गया। यदि 5, देखो यहाँ पर लिखा भी है 5 इंटू Q स्क्वायर है, इसका मतलब कि जो 5 है वो P स्क्वायर का फैक्टर है, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे P स्क्वायर में तो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जब P स्क्वायर में 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 फैक्टर हो गया, तो P में भी 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड जाएगा, यानी कि P का जो फैक्टर होगा वो 5 भी होगा। ठीक है ना, तो इसमें हम एक चीज यहाँ पर लेट करेंगे कि यदि P इक्वल टू 5A कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इसके, ये मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हमको दिख रहा था, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि 5 जो है P स्क्वायर का फैक्टर है। अब यहाँ दिख रहा है 5 जो है P का भी फैक्टर है ड्यू टू थ्योरम 1.3। ठीक है ना, अब यहाँ भी स्क्वायरिंग करने वाले हैं, यानी हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5A का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आएगा क्या, P स्क्वायर इक्वल टू 25A स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में हमने क्या करा, देखो दोनों को इक्वेट जब करेंगे ना हम, इसमें इक्वेशन 1 को इक्वल करेंगे इक्वेशन 2 के, तो हमारे साथ क्या आएगा, हमारे साथ होगा खेला, P स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25A स्क्वायर। अब यहाँ से 5 से ये 5 टाइम में कट जाएगा, यहाँ से आ गया क्या, Q स्क्वायर इक्वल टू 5A स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या लगा, अब यहाँ पे हम बोल दिए
यहाँ पर क्या बोले कि यहाँ पर जो होगा 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ये लिखेंगे देखो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर था, क्यू स्क्वायर, देन 5 also divides q, क्योंकि थ्योरम है ये, थ्योरम 1.3, ठीक है, हुआ कि नहीं होगा। अब हम बोल के क्या चले थे यहाँ पे, यहाँ देखो अब आएगा कंक्लूजन में, देखो दिस इज contradiction because P and Q are co-prime but here our hypothesis P and Q have 5 as कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब ये होगा कि वहां हमने क्या करा था, एज्यूम करा था कि P और Q जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब उनका केवल एक ही फैक्टर है 1, लेकिन हमने यहाँ क्या देखा 20 में 20 कि यहाँ पर जो P है ना, P का भी एक फैक्टर है 5, यहाँ पर क्या होगा Q का भी एक फैक्टर कहाँ है, यहाँ पे 21 में देखिए Q जो है, Q का जो फैक्टर है Q इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर 5b मान लिया यहाँ पर, जो हो गया तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे फैक्टर आ गया, फैक्टर है b अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। तो इसमें हम लास्ट जो चीज है वो लिखने वाले हैं, ड्यू टू आवर फॉल्टी क्या एजम्पशन that root 5 is rational number, therefore root 5 is irrational number। ठीक है, रट्टा मार देना इसका, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो जिस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है इसमें, यहाँ देखो डाल इसको। अब यहाँ लिखा गिवन दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट 5 + 3 √2 इज इरेशनल नंबर। अब 2018 सीबीएसई में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इसको क्या करेंगे, अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, देखो तो मजा आएगा इसमें, छोटा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि 5 + 3 √2 जो होगा वो P/Q के बराबर होगा, ठीक है ना, P/Q। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए यहाँ पे where P and Q are integers and Q not equal to 0, ठीक है। तो हम इसमें x स्क्वायर नहीं करने वाले, क्या करेंगे भैया, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो नहीं इसको इधर ही पढ़ने दो, चलो इसको 3√2 इक्वल टू P/Q -5 कर लिया। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा √2 होगा, √2 इक्वल टू P -5Q अपॉन 3Q हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, P और Q बोथ इंटीजर्स हैं और 5 भी इंटीजर है
और 3 भी इंटीजर है। इसका मतलब कि जो होल जो नंबर है ये सारा का सारा क्या है, इंटीजर है। कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, इंटीजर होगा। लेकिन क्या होगा, इंटीजर होगा। अब ये जो LHS है ये है LHS, ये है RHS। RHS क्या है, इंटीजर है। लेकिन ये क्या है, ये हमने पहले से क्वेश्चन में मान चुके हैं कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो कभी 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 ऐसा हो सकता है क्या कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो गया? ये कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होने वाला ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि यदि √2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर दिस इज contradiction fact that √2 is irrational। इसलिए कितना था, 5 + 3√2, 5 + 3√2 is irrational नंबर। मतलब कहने का मतलब कि यदि इरेशनल नंबर में यदि रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल होगा, यदि इरेशनल नंबर में एडिशन भी करोगे किसी रेशनल नंबर का वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, हाँ ये मतलब हो गया। ये देखिए भैया, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर्स का है, एग्जाम्पलर का, एग्जाम्पलर में बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिए, प्रूफ करना है कि √p + √q इरेशनल नंबर है, जहाँ p और q जो है प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर होगा तब p का जो होगा प्राइम नंबर p हो, उसका फैक्टर 2 ही होगा, 1 और p। q का फैक्टर 1 होगा और q होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको प्रूफ करेंगे इरेशनल। यहाँ देखिए, लेट √p + √q, यार अच्छे से लिखो यार, इक्वल टू r, यानी कि रेशनल नंबर। सपोज कर लिया रेशनल नंबर, ठीक है ना, पहले सपोज ही करते हैं। तो जब रेशनल नंबर है तो हमने क्या करा कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग √p + √q, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू r² हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी p + q, यहाँ q है, +2 √p इंटू √q इक्वल टू r²। ठीक है, यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब हो गया। अब हमने क्या करा, ये इंटू का साइन है, नहीं ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, इसको तो आप पीछे करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, थोड़ा आसान तरीका, आसान तरीका थोड़ा सी। ठीक है, यहाँ पे करते हैं ऐसे कि √p इक्वल टू r - √q हो गया। अब स्क्वायरिंग करो, मजा आएगा। अब √p का स्क्वायर करो, इक्वल टू हो जाएगा r - √q। अब ऐसे करेंगे तो सिर्फ एक ही जो q होगा उसमें केवल स्क्वायर रूट होगा। ऐसे जो पहले वाले कर रहे थे ना, उसमें p और q दोनों में स्क्वायर रूट आ रहा था, तो उसमें दिक्कत हो जाती, समझे कि नहीं। यहाँ देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये देखिए यहाँ पर p = हो गया a² + b² - 2a इंटू b। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको जो है ना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा अपना 2
आर अंडर रूट क्यू इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस क्यू, पी को इधर ले जाओ तो माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आर क्यू माइनस पी क्या था, 2r अंडर रूट क्यू इक्वल टू आर प्लस पी माइनस क्यू, ये था। और यहाँ देखो अंडर रूट क्यू इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस पी माइनस क्यू अपॉन 2r। ठीक है, अब हमने क्या देखा था क्वेश्चन में, गिवन क्या है कि आर पी क्यू ये सब क्या है, सारे के सारे इंटीजर है, इंटीजर्स हैं, इसलिए आर प्लस पी माइनस क्यू अपॉन 2r ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो इंटीजर, या बोल सकते हैं यहाँ रेशनल नंबर। बट अब बट जैसे आ गया, फट से दिमाग चेंज होना चाहिए, क्या कि अंडर रूट क्यू ये क्या है, इज इरेशनल नंबर, ये क्या है, गिवन है। सो इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता किसी भी रेशनल नंबर के, समझे कि नहीं। सो आवर कंट्राडिक्शन वाज रॉन्ग, और हाइपोथेसिस वाज रॉन्ग। ठीक है, कंट्राडिक्शन यहाँ पर हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दिस इज contradiction of the fact that under root q is irrational number. So under root p plus under root q is irrational number। एक चीज हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि यदि ये इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर से को ऐड करो या इरेशनल को ऐड करो, वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको प्रूफ करना है कि 1/√2 है वो इरेशनल है, तो सेम टू सेम इसको भी वैसे ही प्रूफ करने वाले हैं कि लेट 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन क्यू, वेयर p और q बिलोंग्स टू इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा एक और चीज है यहाँ पर, यहाँ देख लो, प्रूफ करते करते ये छूट गया क्या, ओहो नहीं नहीं छूटा नहीं है, तो सॉल्व किया है। यहाँ देखिए 23, ये पूरा का पूरा जो इंटीजर मैंने बोला ये इंटीजर नहीं है, इसको रेशनल नंबर बोलिए, क्योंकि मान लो यहाँ ऊपर 3 आ गया नीचे 5 आ गया, 3/5 इंटीजर कैसे हो सकता है, ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, ये रेशनल नंबर होगा। 22 23 24 24 24 ये भी सही है, 25 ये इंटीजर है आल्सो, इंटीजर इंटीजर यहाँ नहीं होगा, रेशनल नंबर बोलो, रेशनल नंबर। 26 हो गया, ये 26 हो गया, 27। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करा, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा √1 अपॉन √2 हो जाएगा, √2 इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, p अपॉन q इज ए रेशनल नंबर, सो √2 इज रेशनल नंबर, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज contradiction that the fact that √2 is
irrational number. So 1/√2 is irrational number. ठीक है, ये दो irrational number ऐसे प्रूफ होने वाला है। अब ये है हमारा, ये जो ये क्वेश्चन आया भी है और ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है भैया ये एग्जाम्पलर का है। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोला कि 12 का पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 और फाइंड फॉर एनी रेशनल नंबर n। ठीक है, इसमें भी एफटीए का यूज करने वाले हैं। तो कैसे यूज करेंगे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि इफ, इसको सॉल्व करेंगे, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें बच्चे याद नहीं करते, बेटा याद कर लेना, ठीक है ना। अब समझ समझ के याद करना है, ये नहीं कि रट्टा मार लिया जाके भूल गए। ठीक है, जहाँ 5 कॉमन होना चाहिए था, फैक्टर होना चाहिए, वहां 2 बता के आ रहा है, क्योंकि 2 रट के गए हैं भैया हम। ठीक है, दिमाग लगा के रखना है इसको। ये जो है अपने झोली में नंबर ऐसे ही मिल जाता है, बच्चे जब याद करके रखते हैं तो। ठीक है, यहाँ देखो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के याद करना है इसको। कैसे, स्टेटमेंट याद करना है, मतलब तो उसका समझना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखो, इफ 12 का पावर n इज ends with 0 or 5, then 5 divides 12 का पावर n, और 5 is the factor of 12 का पावर n। ठीक है, यदि 12 का पावर n का जो वैल्यू है उसका इवनी डिजिट यदि 0 या 5 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 12 के पावर n में 5 से डिवीजन हो सकता है, यानी कि 5 मस्ट बी द फैक्टर ऑफ 12 के पावर n। बट क्या लीजिए, 12 के पावर जब n है, इसको हम खोलते हैं, जगह 2² इंटू 3, 4 3 12 के पावर n, कितना आएगा 2 के पावर 2n इंटू 3 के पावर n हैज 2 and 3 as factor, not 5 as factor, यानी कि 5 इसका फैक्टर है नहीं, 5 मिसिंग है। ठीक है, so no value for n which 12 के पावर n and with 0 और 5। ठीक है ना, यदि 5 इसमें फैक्टर होता तो चांसेस है कि वो क्या होता, या तो 5 होता या 0 होता। क्योंकि देखो, यदि 5 यहाँ रखोगे ना तो 5 2 जा 10, यहाँ 4 होता, 4 यहाँ पे 5 4 जा 20 आ जाता, तो 0 आ गया भाई। तो जब 0 आ गया तो 0 तो एंड किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कोई दूसरे नंबर से जिसमें 0 है, लास्ट में 0 है, तो भाई फर्स्ट डिजिट तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये 0 या 5 दोनों से एंड नहीं होने वाला है, क्योंकि 5 उसका फैक्टर नहीं है भैया। ठीक है, तो हमको लगता है कि अब लास्ट हम पहुंच ही गए हैं। तो लास्ट क्या है, अरे भाई लास्ट में क्या है देखें, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन है, ये तो हर फॉर्मूला क्वेश्चन है। ठीक है, कल कई बच्चे भूल भी जाते हैं कैसे करना है इसको। यहाँ देखिए सर, इसको सॉल्व करना है, ये नंबर एक दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले ये जानो कि जो कंपोजिट नंबर होता है उसके कितने फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो इस जो नंबर है, नंबर गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको हमको कन्वर्ट करना है इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स में। तो कर लेते हैं ना भैया, यहाँ देखिए ये 5 है ना, इसमें भी 5 है, कॉमन ले लो 5। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ गया तुम्हारा
3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 8, 7 छके 42, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एक मिनट, ये ना 2 दूनी 4, 4 है ना, ठीक। 8 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 9 10, यहाँ 6 4 10, हाथ में 8 1 9 10, 1008, ठीक है। अब यहाँ हो गया तुम्हारा 5 1008 प्लस 1 1009, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 1009, 1009। अब 1009 को भी हम तोड़ सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा, 3 3 9 3 3 9 19, नहीं होगा ऐसा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिवाइड किससे नहीं हो रहा है, तो भैया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह है 1 इंटू 5 इंटू 1009, ठीक है ना। ये 3 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर्स। अब जिसके 3 फैक्टर हो रहे हैं वो कंपोजिट नंबर ही है। गुड बाय बच्चों।